आप देख रहे हैं अनकट मेरे साथ। और अनकट में आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी की। आपका स्वागत है जयप्रकाश। धन्यवाद जी। बात कांग्रेस की कर रही हूँ, बात इलेक्शन की कर रही हूँ। और आपके बेटे ने भी क्योंकि चुनाव लड़ा था, और हरियाणा में जो चुनाव के दौरान हमने देखा या जो रिजल्ट आए उसे आप अपनी नज़र में किस तरह से आंकते हैं? देखिए, बात ठीक है आपकी कि जिस तरीके का लोगों के खून और पसीने की कमाई जो एक टैक्स के स्केल में सरकार को देते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मैंने देखा उस धन का दुरुपयोग होते हुए। यानी कि सत्ताधारी दल ने पैसे के बलबूते पर और मशीनी बलबूते पर, जिसको आप मशीन कहते हैं, वोटिंग मशीन, उस पे जनता के साथ धोखा किया और उसमें गड़बड़ हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी या देश और प्रदेश की सरकार ये कहे कि इसमें गड़बड़ नहीं है, जब सारी दुनिया ये चाहती है कि ईवीएम को बंद करो और पोस्टल बैलेट और बैलेट पेपर, जैसे पोस्टल बैलेट आते हैं हमारे, ऐसे बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। जब पूरी दुनिया में जिस देश ने इस मशीन को बनाया, अमेरिका ने, अब इस पे सवाल उठाने स्वाभाविक है। उठने लाखों मशीन गायब हैं, उसका ये नहीं पता वो कहाँ है। रिकॉर्ड तो रखना चाहिए। नंबर 2, पहले मशीनें लेके आए विदेश से, अब देसी बना दी गुजरात में। तो इसकी जो चिप है उस पर किसका कंट्रोल है? लेकिन यहाँ आप एक सेकेंड, आप ये देखिए, साइबर क्राइम में, साइबर क्राइम होते हैं, आपके अकाउंट का पैसा जैसे ही ओटीपी आपका मुझे आएगा और आपका अकाउंट नंबर मुझे पता लग गया, तो उसके बाद आपके पैसे मेरे खाते में जब विदेश में बैठे आ सकते हैं। तो ये जो कांग्रेस के वोट हैं, क्या उसी टेक्निक से दूसरे के बीजेपी के खाते में नहीं जा सकते? मान लिया, लेकिन ये अजीब नहीं लगता है, जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक हो गई, जहां चुनाव हार गए वहां ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो। इससे लोग भी भ्रमित हो रहे हैं। अब लोग भ्रमित नहीं हो रहे, लोगों को पूरी शंका है। और हमने आज नहीं, पार्लियामेंट के चुनाव में भी मैंने कहा था कि पार्लियामेंट के चुनाव में जिस तरीके का हमारा रुझान था हिसार पार्लियामेंट का, तो जीत तो ही मेरी, लेकिन जहां लाखों वोटों से जीतना चाहिए था वहां जीतते हम हजारों में। लेकिन तो ये सब में नहीं करते। आप देखिए ना, ये क्या है, एक स्ट्रेटजी है इनकी। जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं तो वो सब में थोड़ा ही करते सबसे ठगी। वो तो जो मेरे जैसा फंस गया उसे पूछ लिया, ज्ञान है नहीं, कि ताऊ तेरा, चाचा तेरा, अंकल तेरा, ये क्या है, एसटीपी आया, इसका ये नंबर क्या है, तेरा अकाउंट। एक दिन मेरे साथ हुई, मेरा अकाउंट जींद में है, तो मेरे पास टेलीफोन आया, बोले आपका जी, ये मेरे पास ये कार्ड नहीं चलाता मैं। बोले आप ये कार्ड चलाते हो? मैं भैया मैंने तो आज तक कभी नहीं चलाया, जिस दिन अकाउंट खुला था मेरा बंद है, मैं उस वक्त एमएलए था। बोला मैं उसको चालू करा दूँ? मैंने सोचा चालू करा दे, मैं करवा दे। बोला आपका अकाउंट नंबर क्या है? मेरे साथ जो ऑपरेट करता है वो लड़का खड़ा है, बोला जी इनको बताना नहीं, कोई बदमाश है। जैसे ही मैंने उससे कहा कि 1 मिनट इंतजार कर, उस लड़के ने टेलीफोन लेकर के इतना धमकाया और फिर क्या, आप दोबारा मिलाओ। उसी नंबर को हमने दोबारा मिलाया तो नंबर ही नहीं मिला। तो आपका कहना है कि ये पिक एंड चूज करते हैं कहाँ इनको धांधली करनी है, कहाँ नहीं करनी? हाँ, ये सब में नहीं करते। मैं जहाँ आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, सब में नहीं करते। ये पिक एंड चूज करते हैं तो वहाँ हो जाती है, और किया है। तो फिर आपने 2 बातें कही। आपने एक तो ईवीएम की बात की हरियाणा इलेक्शन में, दूसरा आपने कहा धन और बल का प्रयोग हुआ। ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। धन बल कहाँ लगा? धन बल मैं बताता हूँ क्या कहा लगा। बहुत से ऐसे उम्मीदवार थे जो इन्होंने इंडिपेंडेंट खड़े किए, तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का आप व्यक्तिगत जाकर के जहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ उनके खर्चे देखिए, उन्होंने कितना खर्च किया है।
जनता ने ये पता है कि मेरा क्या जुगाड़ है, आपका क्या जुगाड़ है पैसे का। और अगर मैं अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा हूं तो पैसा कहां से आया? अच्छा, तो सारा कसूर सत्ता में बैठी पार्टी का हो गया, तो आप अभी आपके सामने ही है। ये बताओ, किसी ने डिमांड नहीं रखी, चुनाव की तारीख बदल दी। ये डेमोक्रेसी है क्या? क्या है ये सिस्टम? तानाशाही। अच्छा, लेकिन देखिए, कांग्रेस के अपने ही नेता कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो सत्ता पक्ष को नहीं इल्जाम दे रहे, वो कह रहे हैं कि टिकटों में गड़बड़ी हुई, हम तब हारे। अपनों ने अपनों को हराने की कोशिश की, भीतर घात हुआ, वो तब हारे। गुटों में कांग्रेस बटी थी, कांग्रेस तब हारी। खींचतान चल रही थी, लोगों को ये साफ पता था, इस वजह से कांग्रेस हारी। और आप कहते हैं कि नहीं, धन बल का इस्तेमाल हुआ, कांग्रेस तब हारी, ईवीएम जिम्मेदार है। ईवीएम जिम्मेवार है भाई, कौन क्या कहता है, मैं चक्कर में नहीं बढ़ता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस वजह से हारी कि टिकटों में गड़बड़ी हुई? नहीं, कोई टिकटों में गड़बड़ नहीं है। इतनी बढ़िया टिकटों का बंटवारा हुआ है। इस वजह से क्यों? आप ये देखिए, टिकटों में गड़बड़ कहाँ हुई? आदमपुर सीट जो 56 वर्ष के बाद हमने उस परिवार से जीती। नारनौंद सीट शायद 72 के बाद पहली बार जीती। उकलाना सीट जहां पिछले चुनाव में हमारी जमानत जब्त हो गई थी, वो सीट हमने अब की बार जीती है। तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं। अगर कहीं टिकटों में गड़बड़ होती, गड़बड़ है 2 नंबर के धन के अंदर गड़बड़ है तो मशीन में है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से, मेरा ये काम नहीं है मैं किसी को कौन क्या कह रहा है उसका जवाब दूं। मेरा काम है जो असली मेरे मन में है, मैंने वो बात कह दी। लेकिन आप वहां पर अपने मन की बात यहाँ क्यों दबा जाते हैं? क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप कई बार सांसद रहे, एमएलए रहे, पार्टी से इतने समय से जुड़े हुए हैं। क्या वो पीड़ा नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में आती आती सत्ता से दूर हो गई? 10-15 साल अब कांग्रेस सत्ता से दूर हो जाएगी, हो चुकी है। इनफैक्ट 15 साल अब सत्ता से दूर है। इस बात की पीड़ा आपको कितनी है? पीड़ा बहुत ज्यादा है, पीड़ा बहुत ज्यादा है। ये जनता सब देख रही है। तो फिर वो जो खींचतान थी पार्टी के अंदर, जो भीतरघात हुआ, उसके बारे में भी तो कुछ बोलिए ना भाई। भीतरघात क्या हुआ? क्या ये जो पैसे का उनका सदुपयोग, हमारे लिए दुरुपयोग, सत्ताधारी दल का सदुपयोग, हमारा दुरुपयोग। यानी कि जो धन का गलत इस्तेमाल किया गया कांग्रेस को हराने के लिए, सबसे मेजर कारण हो सकता है वो सब सिस्टम उसी के अंदर हो। भाई जो लोग खड़े हुए चुनाव में, अब आपकी कोई, मान लो मैं किसी दूसरे का नाम नहीं लूंगा, मेरी हैसियत है, जनता को पता है मैं 50 लाख रुपया 20 लाख रुपया खर्च कर सकता हूं, और खर्च कर रहा हूं मैं 2-3 करोड़ रुपया। 100 गाड़ी मैंने किराए पे लगा दी। तो जनता देख रही है ना कि ये कहां से हो रहा है और कौन आगे है कौन पीछे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता ने ये भी देखा कि शैलजा ने दूरी बना ली चुनाव से, उसका नुकसान हुआ। जनता ने ये भी देखा कि राहुल गांधी ने स्टेज पे हाथ मिलाने की कोशिश की, उसके बावजूद वो दूरियां नजर आईं। जनता ने ये भी देखा। जनता ने ये भी देखा कि जिस तरह से आपने कुछ सीटों का जिक्र किया, इसी तरह से उचाना सीट पर मात्र 32 वोटों से वो हार गए। वहां पर ये कहा जाता है कि जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए, अगर भूपेंद्र हुड्डा चाहते तो वो उन्हें बिठा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा है, हुड्डा साहब चाहते थे। हुड्डा साहब उचाना में खुद भी गए कैंपेन करने के लिए, और हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए। और मैंने भी, जो हमारे प्रभारी थे, ये कह दिया था कि भाई जब भी, क्योंकि मैं वहाँ का एमपी हूँ, और जब मुझे बुलाओगे मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, कैंपेन करने के लिए तैयार हूँ। वो भी, वहाँ भी गड़बड़ यही इसी में हुई है। जो खड़े थे वो किसी के कहने से नहीं खड़े थे, ना किसी ने खड़े किए। 2014 में मैं इंडिपेंडेंट जीता था और कांग्रेस हारी थी, कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दी। तो उस वक्त भी आरोप लगा था कि जयप्रकाश किसी ने खड़ा किया है। मैं मेरे स्वार्थ में खड़ा हुआ था। हर इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ता अपने स्वार्थ में है। लेकिन अब झगड़ा हमारा यही है जनता का,
लड़ाई बीजेपी से जनता का यही एक है, वो किसके आदमी किसके, मैं इस बहस में नहीं जानता। कौन कंपेन किया, कौन नहीं कंपेन किया, किसने कम किया, किसने ज्यादा किया, ये मैं नहीं जानता। बट जनता ने जो देखा है वो जनता के जहन में है और प्रजातंत्र में किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है। एक वो है ना, ये जनता सब जानती है। बिल्कुल। बस तो जनता तो जानती है, आप कहने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? आप तो हमेशा खुलकर बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आपकी नज़र में कुमारी शैलजा का दूरी बनाना, भूपेंद्र हुड्डा और उनके बीच की दूरियों ने नुकसान नहीं किया पार्टी का? देखो, ये मैं नहीं कह सकता। कैप्टन अजय ना, यादव ने इस्तीफा दे दिया था इस बात पर कि हाँ वहां पर भी हरवाया गया और ये सबका नुकसान हुआ। कैप्टन की बात कैप्टन से पूछो। मैंने जो बात कही है कि जनता सब जानती है। अच्छा चलिए, आपकी नज़र में सीधा सवाल कर रही हूँ, साफ बताइएगा, आपकी नज़र में ये जो गुटबाजी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच खींचतान रही, दूरियां रही, इसका नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ। हुड्डा साहब अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब नेता है प्रदेश के। हाँ। तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो कुमारी शैलजा अपना काम कर रही हैं। इससे क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। अच्छा, लेकिन कुमारी शैलजा ने तो खुलकर इतने इंटरव्यूज दिए, उसका नुकसान हुआ? कहीं गलत मैसेजिंग गई? भाई वो मैसेज का मैं वो क्या मैंने क्या है, जनता सब देख रही है तो पता लग जाएगा। हम अपनी पार्टी की बात क्यों कहें? अच्छा एक बात बताइए, हमारी पार्टी का सवाल है, हम क्यों कहें? जनता देख रही है। डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में मेरे कहने से मैं कुछ नहीं हूं। जो जनता देख रही है मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ। और जनता ने तो देखा, पूरे चुनाव जनता देखा, आकलन कर रही है। भाजपा ने दलित महिला का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मुद्दे बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, और जो सिस्टम है ये प्रजातंत्र है। कभी कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। 2012 में अमरिंदर सिंह जी पंजाब के पीसीसी चीफ थे और पंजाब का इलेक्शन हुआ था। वहाँ भाजपा और अकाली दल ने यही पैटर्न बना करके सरकार बनाई थी और 17 में फिर बुरी तरीके से दोनों पार्टियां हारी थी। तो एक बार तो धोखा हो जाता है, दूसरी बार जनता धोखा नहीं होने देगी। और ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को किसी के कहने से, मैडम मेरे कहने से कुछ नहीं है, किसी और के कहने से कुछ नहीं है, ये जनता ने देख लिया है। जनता गुण और दोष, नफा और नुकसान पहचानेगी, जनता पहचानेगी। आपका इस सारे मामले को जनता पे छोड़ दीजिए। अच्छा, दो बयान थे जो इसमें, पहले तो वो बयान जो दिया गया नारनौंद में, जिसने काफ़ी इलेक्शन को पलटा, कुमारी शैलजा को लेकर एक बयान जो आया था। उसके बाद आपका भी एक बयान बड़ा वायरल हुआ, महिलाओं को लेकर लिपस्टिक और इस तरह का बयान, हाँ है ना। इसने क्या इसका डैमेज हुआ? एक ये वाला मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। दोनों सीटें हम जीते। हाँ। जहां ये बयान थे, दोनों सीटें कांग्रेस जीती। जो मेरा बयान था उसमें कहीं नारी का नाम नहीं है, कहीं उसके अंदर बिंदी नहीं है, उसमें है लिपस्टिक और पाउडर। लिपस्टिक और पाउडर का मायना क्या है कि जो नेता धूल मिट्टी नहीं फाकते, उसको शुद्ध भाषा में कह लो चिकने चोपड़े। लिपस्टिक तो महिलाएं लगाती हैं ना, आदमी भी लगावे। हाँ। ये जो होठ हैं जिनके काले हों, हाँ, तो वो भी मसला है मैडम। अच्छा। और पाउडर तो बहुत लोग लगाते हैं। ठीक है। तो उसमें कहीं भी नारी शब्द का इस्तेमाल हुआ हो तो बता दो। नेता वो लोग जो, मेरा पहले वीडियो बहुत पूरा उसकी स्टडी करो, उसमें कहीं नारी के प्रति एक शब्द हो तो मैं दोषी हूं। जब नारी के प्रति कोई शब्द नहीं है, पे नंबर 2, नारी वहां 3 थी, तो 2 तो चुनाव ही लड़ रही थी, 2 लड़ रही थी। कमलेश डांडा कभी एक शब्द इस मेरे बयान के ऊपर वो नहीं बोली। तो एक नारी विशेष के परिवार के लोगों ने
एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ इसकी साठगांठ सीधी खुली होती है। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि ये षड्यंत्र था बीजेपी का। तो जिसने साठगांठ की वो भी तो फिर उसमें शामिल हुआ ना। आपने कहा कि साठगांठ हुई एक के साथ। अब पता नहीं कौन किसके साथ शामिल है, ये तो नहीं मैं कह सकता। लेकिन अब जनता समझ गई है कि उसमें कहीं नारी का अपमान हो, फिर तो मैं दोषी हूं। कोई नारी शब्द का इस्तेमाल हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तब तो कोई बात है। अब इस तरीके से एक किसी आदमी को ब्लैकमेल करना या किसी के प्रचार को दबाना, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। आपका कहना है कि आपको बदनाम किया गया बिना जानबूझ करके। और इस शब्द का इस्तेमाल मैं बहुत सालों से करता हूं। ये कुछ नेताओं के प्रति जो फील्ड में काम नहीं करते, चिकने चोपड़े रहते, उनके प्रति इस्तेमाल है ये। नंबर 2, एक जो ये मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जिन्होंने सारा प्रचार किया, बयानबाजी दी मेरे खिलाफ, उसके पति ने ये कहा कि ये तो फलां के लिए कहा गया था, इसमें मेरा कुछ नहीं है। वो वीडियो दिखी लोगों ने। वो 2 दिन पहले फिर ये भी कह दिया कि हमारा नाम नहीं था, ये तो उसने क्या पता मैंने किसके लिए कहा। ये एक जैसे कहते हैं ना कि लोगों को डिसीव किया, लोगों के साथ धोखा है, असलियत वीडियो नहीं आने दी, भोले बाड़ी जनता को भ्रमित किया। इसमें किसी नारी का, अगर नारी का को अपमान होता तो कमलेश डांडा उनसे सीनियर है, वो मंत्री भी रही, एमएलए भी रही, वो भी तो बोलती ना। अच्छा, आप इसका जवाब दो, क्या ये मिसयूज नहीं था? 2 नारी चुनाव लड़ रही, एक ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, दूसरे ने नहीं किया, तो समझना क्या है? ये कहीं कहीं तो फीड थे ना। और बैक में कौन था? बैक में भारतीय जनता पार्टी। पूरा चुनाव आप चेक, मेरी पूरी वीडियो चेक करिए और फिर उसको बहुत बढ़िया तरीके से मेरे से पूछिए जो मैंने बात कही अगर गलत हो, पूरी वीडियो। अच्छा, आप ही के कांग्रेस के नेता जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, रामनिवास गोड़ीला, उन्होंने खुले तौर पर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, मेरे ही साथ बात करते हुए, हमारे ही चैनल पर, हमारे ही कार्यक्रम में। उन्होंने कहा जेपी ने मुझे हरवाने का काम किया और मैं तब चुनाव हार गया जब वो यहाँ आए। उन्होंने बाकायदा वीडियोस दिखाई, खुल के उन्होंने ये आप पर इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ कह के गए थे कि हमें इतनी सीटें नहीं चाहिए भाई, हुड्डा सरकार बनानी है तो हमें सिर्फ इतनी सीटें चाहिए। वो कौन क्या कहता है मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन आपने सीधा इल्जाम, सुन कोई क्या कहता, और सत्ता पार्टी का नहीं, आपके अपने इन इल्जामों से कोई नहीं होता। मैंने कहा कि जनता और पार्टी दोनों देखती है। ये तो बात पहले सुनो तो ना मेरी बात। अच्छा, मैं खुद ही 12,000 से आ रहा हूँ बरवाड़ा से। जब मैं पार्लियामेंट लड़ रहा था, मैं खुद ही 12,000 से आ रहा हूँ वहाँ, और डायरेक्ट फाइट थी हमारी। तो मैं भी रणजीत सिंह से या बीजेपी से 12,000 से आ रहा हूँ, और मैं गया हूँ जिन गांव में गया वहाँ जीत हुई है। तो फिर इसका कहने का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने ये कहना है इस पे कि भाई मैं खुद ही 12,000 से हार गया था, मैं किसको जितवाऊं? नंबर 2 कि जहां जहां मैं प्रचार पे गया, बुरवाड़ा हल्के में भी, वहां कांग्रेस जीती। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा भी तो पूछो, दूसरा पहलू, नारनौंद। नारनौंद में जो गलत शब्दों का, इसमें कोई दो राय नहीं, जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ गलत थे, लेकिन जनता ने इस बात को भी देखना चाहिए कि कहीं वो शब्द गलत आदमी ने, क्योंकि चुनाव में सब हथकंडे चलते हैं, किसी हथकंडे के तहत गलत शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया। क्योंकि मैं उस वक्त ये वीडियो मैंने ध्यान से नहीं देखी, लेकिन जब पत्रकारों ने चुनाव के दौरान मुझे पूछा तो उस वक्त मैंने कहा कि अगर इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया है तो मैं उसकी निंदा करता हूं और नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार इसमें क्या है कि हमने इसकी जांच भी होनी चाहिए कि कहीं वो किसी के वशीभूत, लोभ और लालच के वशीभूत किसी ने ऐसा ही गलत काम तो नहीं कर दिया। क्योंकि आज ये जो यूट्यूबर्स, आप यूट्यूबर क्या, सारे यूट्यूबर्स हो रहे हैं, आपके मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग है, मेरे मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग है,
वीडियो आपके भी है, वीडियो मेरे भी है। कोई भी आदमी किसी आदमी को खड़ा करके कोई बयान दुआ दे तो उसके लिए कैंडिडेट को सजा देना गलत है। लेकिन सजा उस व्यक्ति को दो जिसने गलत बात कही है, उसकी निंदा करो, वो अच्छी बात है। लेकिन जयप्रकाश जी, आप कैंडिडेट का क्या कसूर है? आपकी पूरी बातों से लबोलुआब जो निकल कर आ रहा है, आपके जितने भी जवाब आपने दिए मेरे को, मेरे सारे सवालों के, उसमें से ये है कि अकाउंटेबिलिटी कहीं मिसिंग है, जिम्मेदारी कहीं मिसिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं मिसिंग है। भाई जो कुछ किया भाजपा ने किया, जो आज सरकार बनाई बैठी है, हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं। हमारी बिल्कुल, आप अभी भी वही कह रहे हो कि हम पाक साफ हैं, हमारी कोई गलती नहीं, हमारे नेताओं की कोई गलती नहीं, हमारी गुटबाजी की कोई गलती नहीं। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। आप ये देखिए, आप ये देखिए, मैं बताता हूँ, आप ये देखिए कि हमारा फर्क क्या है वोट परसेंटेज का। जनता ने हमें बराबर के वोट दिए हैं, केवल शायद 0.6%, यानी कि 4-5 हज़ार वोट का फर्क है। और आपने चुनाव नहीं देखा, मैंने आदमपुर बाई इलेक्शन देखा है। रात को हम चुनाव जीत रहे 2 रात पहले आदमपुर बाई इलेक्शन, और रातों रात में हमारे आदमी अरेस्ट कर लिए, धन बल, जनता बल, पुलिस बल, बल पे बल, जबरदस्ती चुनाव जीत गए। 2 वर्ष के बाद उसी आदमपुर की जनता ने जयप्रकाश को, कांग्रेस को, वहां से लगभग 6,500 वोट से, तो मैंने क्या कर दिया पौने दो साल में, क्योंकि वो बाई इलेक्शन था, सारा सरकारी तंत्र वहां बैठा था, सारी पुलिस वहां लगी हुई थी। आज शायद वो डीएसपी जेल में है गलत आचरण से, जिसने मेरे बेटे को भी, विकास जो एमएलए, उसको गिरफ्तार कर लिया। इससे बड़ा प्रजातंत्र है कहाँ देश में? लेकिन अभी समीक्षाएं की गई, कांग्रेस की हार की, हाईकमान ने भी कमेटियां बनाई, अब एक कमेटी और बना दी गई है जिसको करण दलाल हेड कर रहे हैं। लेकिन अब भी बातें इस तरह की आ रही हैं कि नेतृत्व में हरियाणा में बदलाव होना चाहिए, अध्यक्ष भी बदले जाने चाहिए, कमान किसी और के पास आनी चाहिए, ओवरहॉलिंग होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कौन बेटर लीड कर सकता है? देखिए, ये मीडिया के ऊपर जाकर के अंदर हम नहीं कहेंगे, ये हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हमारा कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व। आप बच रहे हैं बोलने से, तो दोनों मिलकर नहीं, आप बच रहे हैं। कहाँ बच रहा हूं मैं? आपकी नजर में हुड्डा जी को ही कमान मिलनी चाहिए या लीडरशिप? भाई देखो, हुड्डा जी को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आप ये देखिए, विधायकों की अनुशंसा, विधायक तो सब चाहते हैं हुड्डा जी बने। अच्छा, क्योंकि 37 विधायकों में से 32 विधायक उनके पक्ष के, क्या पता 32 हैं, 37 हैं, हो सकता है 37 ही 37 हो। तो जो विधायकों की अनुशंसा नेता वही बनना चाहिए ना। और प्रदेश में मैं आज भी कहूंगा, मास लीडर कोई व्यक्ति है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने का षड्यंत्र जो पिछले 10, 12, 15 दिन से चल रहा है, ये स्पॉन्सर्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इतनी पावरफुल, उनके स्लीपर सेल हैं, इतनी पावरफुल उनके हो गई स्लीपर सेल हैं कि वो इतना षड्यंत्र रच रही है। षड्यंत्र ना रच दी, ईमानदारी से चुनाव होते मैडम, तो देश में अब की बार भी इनकी सरकार नहीं बननी थी। आप इनके षड्यंत्र कैसे निकालोगे? देखिए, जो षड्यंत्रकारी पार्टियां हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, जबरदस्त हमारी सरकार मध्य प्रदेश की तोड़ी, आपको खुद ज्ञान है, नहीं तोड़ी हो तो बताओ। राजनीति में अगर केंद्र सरकार, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हमारा फार्मूला है संघीय ढांचे का, उसमें अगर कोई केंद्र की सरकार ये प्रयास करके प्रदेश की विपक्ष की सरकार को हिलाती है, उसको डिस्टर्ब करती है, तो ये प्रजातंत्र का, संविधान का तो इज्जत और मान सम्मान नहीं रहा। हर जगह इन्होंने, हमारी सरकार, यही हाल था, पार्टियां तोड़ने का प्रयास किया। कैसे नहीं कहें हम इनको? चलिए, ठीक है। देखो, ये मराठा साहब की, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ी, हमारे बाबा साहब, बाला साहब ने जो पार्टी बनाई थी, उसको किस तरीके से तोड़ने का। हरियाणा में भी ये सब एक ये पैनल सब से हो रहा है। ये पैनल से अपने ये स्लीपिंग
स्लीपर सेल बना देते हैं। तो मतलब आपकी पार्टी में ही जो स्लीपर सेल बैठे हुए, हमारी पार्टी में नहीं क्योंकि है। आप ही के नेता तो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैंने भाई, कई 4-5 नाम लूंगी, फिर आप कहोगे मुझे जवाब नहीं देना। मेरे से तो किसी ने कहा नहीं, उन्हें मैं जब तो को जवाब दूं, मेरे सामने किसी ने कहा हो, हमारे किसी नेता का मैं क्यों गलत नाम लूं? लोग इसलिए कहते हैं कि जेपी इसलिए नहीं बोलते हैं अब क्योंकि वो तो हुडा खेमे की बात करेंगे, क्योंकि उनके बेटे को चुनाव के लिए टिकट मिल गया, वो तो लॉन्च कर दिए अपने बेटे को, खुद एमपी हो गए, बेटा विधायक हो गया, तो इसलिए उनका तो सब ठीक है, बाकी कहाँ जाएं। अब देखिए आपकी मुस्कुराहट ने काफी कुछ कहा है, लेकिन बोल भी दीजिएगा। मेरा बेटा कोई मेरे नाम से नहीं जीता, मेरे बेटे ने मेरी वजह से टिकट नहीं मिला। एक तो कलायत हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, कलायत है कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट का हिस्सा। और कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट का जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, कलायत विधानसभा का इंचार्ज था विकास, तो वहाँ से उस वक्त भी हमारी 14,000, 16,000, 15,000 कुछ ऐसी लीड थी, और आज भी हमारी उतनी लीड है। उससे पहले उस यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ चुका है। उससे पहले जैसे राहुल जी ने यात्रा की थी पूरे देश को जोड़ने के लिए, जिसे बीजेपी डरी हुई है और डर गई है, तो उस यात्रा का गांव-गांव में प्रचार करने के लिए हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी कमेटी ने एक निर्णय लिया था। तो विकास ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ उस का रिकॉर्ड निकालो, उस पैरामीटर से आपको लगता है साइकिल यात्रा शुरू की, गांव-गांव में पार्टी के राहुल जी की नीतियों का। लेकिन उन लोगों को तो अभी बहुत दिल का दर्द है ना, उनका क्या हो कि मेहरबानियां एक ही जगह हो रही हैं, बाकी जगह क्या है? मेहरबानी एक जगह है। हाँ, इसलिए जेपी कुछ नहीं बोलते हैं, उनको सब कुछ ठीक लग रहा है कि पार्टी में ओवरऑलिंग होनी नहीं चाहिए, नेताओं का ये मानना है। आप कौन नेता हो? वो नेता, अरे भाई उनको नहीं, मैं कहता हूँ अगर किसी भी नेता को कोई तकलीफ है, वो मीडिया में क्यों कहते हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोल दें, क्या दिक्कत है? कौन मना करता है? कौन कहता है सुनवाई नहीं है? वो कहते हैं सुनवाई नहीं है। मैं नहीं मानता, हमारी तो सुनवाई है। अगर जो नेता इस तरह की बात कहता है तो आप फेवरेट लिस्ट में होंगे ना, फिर इसलिए सुनवाई है आपकी। करने लग रहे हो आप, सबकी सुनवाई है, कौन कहता है सुनवाई नहीं है? ये सब मुझे नहीं सोचता कि कोई नेता हमारी पार्टी का। किरण चौधरी भी तो छोड़ के चली गई, उनका भी तो यही कहना था कि मैं तो बाबू बेटे की वजह से ही पार्टी छोड़कर आई। जो छोड़ के चलेगी उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, जनता सब जानती है। राज्यसभा का चुनाव में इतना ही कहूंगा। हमारा जो माकन साहब जिस तरीके से चुनाव हारे, क्या वो सिस्टम ठीक था? आप ही बता दीजिए। जिस तरह से आपके पार्टी के नेता नाराज होकर खुले तौर पर ये कहते हैं, वो क्या ठीक है? बताइए। पता नहीं कौन नेता क्या कहते, मुझे नहीं पता। अब आप अपने नेताओं को नहीं पहचानते जयप्रकाश जी, कैसी बातें कर रहे हैं? पुरानी कांग्रेस ही रही है। मैं बताता हूँ, हमारा कहीं का भी हिसाब लगा लो, राजनीति परसेप्शन भी चीज है राजनीति में, ठीक है? और उस परसेप्शन को बनाने और बिगाड़ने का काम दोनों धन से भी हो सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में आज के दिन आज मूल्यों पर आधारित राजनीति तो रही नहीं। मुझे याद है वो जब समय जब 89 में पहली बार मैं एमपी चुन करके आया, हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम का ज्ञान नहीं था। मुझे, हम सीनियर नेताओं की बात सुनते थे हाउस के अंदर, प्रणब मुखर्जी जैसे लोगों की, मधु दंडवते जैसे लोगों की, सीपीएम सीपीआई के बड़े सीनियर लोग थे। अर्जुन सिंह जी आज इस धरती पर नहीं है, अर्जुन सिंह जी की, बहुत से हमारे ऐसे नेता थे सब पार्टियों के। तो एक मूल्य की बात होती थी, आज मूल्य है कहाँ? आज मूल्य, राजनीति के मूल्य खत्म। चंद्रशेखर जी ने मूल्य कायम करने के लिए सरकार छोड़ी। राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, आपको याद होगा, इसको मूल्य बोलते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, और विशेष तौर से जो सत्ताधारी दल से समर्थित लोग हैं उनको विचार करना चाहिए। अच्छा, आपने पूरे चुनाव में ये कहीं नहीं कहा कि हमें इतनी सीटें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतनी सीटें चाहिए। आपका ये ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। लाओ, मैं दोस्त मगर ये बात कही, हमने ये कहा होगा कि वे फला आदमी को जिता दो, ये तो मैं कहता था चुनाव में, फला आदमी को जिता दो, इनके वोट से
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, फला आदमी को जिता दो। उसमें हम ये अच्छा ये क्यों कहेंगे हम किसी को इतनी सीट, मेरे कहने से को मैं हिप्नोटाइज करने वाला आदमी हूँ क्या, सबको मेरे कहने से इतनी सीट मिलेंगी। मुझे ना तो भाई मुख्यमंत्री बनना, ना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। अब एक बात, एक कहावत है, मौका चूके फलानी गावा आड़ पताड़। सिस्टम बन गया एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप लगाने का, लेकिन नेता लोग ये नहीं समझते कि मूल्य अगर इस देश में कायम किए तो कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आपकी नज़र में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी भूपेंद्र हुड्डा ही होने चाहिए और लीडरशिप में भी वही आपकी नज़र में आपको लगता है कि मास लीडर हैं हरियाणा में जो पार्टी को आगे लेके जा सकते? देखिए ये सही है कि आज हरियाणा में हमारी पार्टी में मजबूत नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इसमें कोई दो राय नहीं, मास लीडर है। ठीक है, अब सीएलपी लीडर बनाना ना बनाना, क्योंकि हमारे विधायकों ने पार्टी हाईकमांड पे छोड़ दिया और हमारे जो ऑब्जर्वर साहिबान गए थे उन्होंने हर विधायक की अनुशंसा नोट की वहां पर, तो हाईकमांड पे चली गई। अब इस पे मेरे कहने से ना तो कोई बन सकता ना कोई बिगड़ सकता, वो तो पार्टी हाईकमांड करेगी। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ बाहर कुछ बोल रहे अंदर कुछ बोल रहे। पार्टी के जो मामले हमने कभी बाहर जनता के सामने नहीं रखने चाहिए, ये भी प्रजातंत्र के खिलाफ है। ठीक है, तो फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करेगी। हाँ, नेता तो आज भी हरियाणा प्रदेश में सत्ताधारी दल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, एक तरफ चीफ मिनिस्टर की पॉपुलरिटी, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पॉपुलरिटी, वो कहीं मैच नहीं करेगी। तो ये जो फिर बाबू बेटा की पार्टी करते हैं, आपको लगता है कि ये गलत है? पहला मैंने न्यू बता दो भाई एक बात, और मैं जनता से भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, बाबू बेटा मुझे कोई ऐसा तो बता दो जिसने ये कहा हो कि मेरा बेटा मर जाए। एक माँ, एक बाप, जो भी नेता किसी भी दल का हो या नॉन पॉलिटिकल भी हो, आप समय किसी की बेटी है तो किसी की पत्नी है, किसी की बहन है। ठीक है, जब एक वाइफ हस्बैंड कोई ये कहते सुनी कि मेरा बेटा मर जाए, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, और ये जरूर कहेगा भाई मेरा बेटा, मैं मान लो आईएएस हूं मैं, तो मेरा बेटा कम से कम आईएएस तो जरूर बने, इससे आगे तरक्की करे तो अलग बात है, हर माँ बाप चाहता है। लेकिन दीपेंद्र सिंह के ऊपर जो इस तरह की बात इन्होंने की या कर रहे हैं, कह रहे हैं, मुझे नहीं पता को कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, क्योंकि दीपेंद्र सिंह से थोड़ी सी ईर्ष्या भी है कुछ नेताओं में, पार्टी के सिर्फ जो हमारी ये विरोधी पार्टी है बीजेपी, इनको बड़ी दर्द है। आप इस बात को कभी जनता ने सोचा नहीं, दीपेंद्र सिंह के ऊपर कितना गलत आरोप लगाया था तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने। उनकी शादी हुई दीपेंद्र सिंह की, उनकी पत्नी ये भी बता दिया कि इसकी पत्नी इतना जेवर लेके आई लोकसभा के चुनाव में। अच्छा, मतलब ईर्ष्या सिर्फ भाजपा के नेताओं को है, कांग्रेस के नेताओं को नहीं है अंदर से? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नेताओं को किसी को ईर्ष्या है। अब कांग्रेस के नेताओं को तो खुशी होगी, तो बाबू बेटा तो कांग्रेस वाले ही करते हैं ज्यादा। कांग्रेस के नेताओं को तो खुशी हो। चौधरी कहती चली गई, कैप्टन अजय यादव कहते हैं, और 2-3 का नाम ले दूंगी। मैंने आपसे क्या बात, उनका मैं जवाब नहीं देना, मैं दूंगा जवाब, मैं सबका ही दूंगा, एक लाइन में दे दूंगा, कोई हो पार्टी लाइन से ऊपर उठ गया। मैंने क्या कहा है, कौन माँ बाप अपने बेटा बेटी को ये कहे कि भाई मेरा बेटा मर जाए? मरने को तो कोई नहीं कह रहा, लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही को प्रमोट ना करके पार्टी को नुकसान ना पहुंचाओ। नहीं, कौन, किसने प्रमोट किया है? दीपेंद्र सिंह को किसने प्रमोट किया है? अगला मेहनत कर रहा है, क्या हम लोगों ने इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए? विशेष तौर से हरियाणा के नौजवानों को खुशी है, और एक आइकॉन के रूप में भी तो देख लेना चाहिए दीपेंद्र सिंह को कि इतनी छोटी उम्र में आज़ादी के बाद 5वीं बार का मेंबर पार्लियामेंट है। एक बार तो बन जाए, 2 बार गलती से चुना जाए, 3 बार,
4 बार 5वें बार बन गया ये। एक बार इसको जबरदस्ती हराने का प्रयास किया रोहतक में, सारी जनता ने माना, उसका जनता ने सबक सिखाया बीजेपी को, सारी सीटें कांग्रेस की देती। तो अब हमारे कहावत है, छाछ तो बोल रहे छालने का क्या बोल रहे, जिसमें 376 छेक हो, हम सब के ऊपर लागू है। अब मेरे बेटे के बारे में, फिर आप अपने बेटे के बारे में भी बता दो। चलिए, आपने तो लॉन्च कर दिया, विधायक भी बन गए, अब आप तो खुश रहिए। चलिए, इससे आगे बढ़कर बतौर सांसद आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, संक्षेप में जानना चाहूँ। देखिए, मेरी बहुत एक प्राथमिकता ये है, ये लोकसभा का चुनाव हम कुछ मुद्दों पर लड़े थे। संविधान बचाओ, संवैधानिक संस्थाओं को बचाओ। आज संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। अब फिर कहोगे कि आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो। देश में मैं भी 40 साल से राजनीति करता हूं, अब तक पहला मौका है कि जब चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिना किसी डिमांड के, पहले हमारे यहां समय बढ़ा दिया, जिस दिन चीफ इलेक्शन कमीशन तारीख निर्धारित करता है, वो स्टेट सेंटर हो स्टेट हो, उनसे भी उनकी राय ली जाती है। बताया जाता है कि अब ये चुनाव का समय आ गया, आपकी जो सरकारी मशीनरी है इसको हम अपने उसमें अधिकार में लेंगे। यही होता है। डीसीज की, एसपीज की, चीफ सेक्रेटरीज की, सब अफसरों की मीटिंग लेता है। क्या उस दिन ये लोग ये नहीं देखते कि भाई त्योहार ज़्यादा तो नहीं पड़ रहे इन तारीखों में, आगे पीछे कर दो। चुनाव शुरू होने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद ये बार बार क्यों तारीखें बदली जा रही हैं, इसमें शंका होगी कि नहीं। अब आप एक बीइंग ए हिंदुस्तान के नागरिक, इस बात पर कभी विचार करना, क्यों बदला जा रहा है। मेरा सवाल है ये, संवैधानिक संस्थाएं बचानी है। दूसरा, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। ईडी बनी थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जिनका देश और विदेशों में धन का आवागमन है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। ये ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिशियन पे कर दिया। आपके नेताओं के तो वीडियो वायरल हो गए थे इलेक्शन टाइम पे कि नौकरियों पे आप वोट दो, जितने वोट उतनी नौकरियां बांटेंगे। हमारा तोड़ फोड़ के दिखा दे हमारे नेताओं की बात ये। आपकी सारे नेताओं की सारी बात। हाँ, ये जो मैंने तो ये भी पता लग गया शक्ल किसी की, मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लूंगा, आदमी को औरत बना के दिखा दे है और औरत को पुरुष बना देते हैं। ये बड़ी भारी कलाकारी है। कैसे है ये भी कलाकारी है जयप्रकाश जी की अपनी जिम्मेदारी ना लेके सारे के सारे इल्जाम दूसरों पे डाल दिए। ये सच्चाई है। ये भी एक बहुत बड़ी कलाकारी है, ये भी एक हुनर है। अच्छा, आप ये बताओ, एमएसपी को लेकर के गलत हो तो बताओ, संवैधानिक संस्थाएं नहीं बदली जा रही। वो आपकी प्राथमिकताएं हैं, वो बतौर सांसद आपके मुद्दे हैं जो आपने रखे हैं कि आप पार्लियामेंट में उठाएंगे, और यही रोजगार की बात मैंने कह दी। एमएसपी हमारे डोमिसाइल खत्म कर दिया, गलत बात है। बड़ा भारी एक इशू है हमारा, मेरा व्यक्तिगत भी, हमारी पार्टी का भी है। किसान को किसान निधि दी थी 2019 में 6,000 रुपये। उस वक्त डीजल था 65 रुपये लीटर, आज डीजल है मैडम 100 रुपये लीटर, आज भी 6,000 रुपये है। तो बड़ी बेईमानी है किसान के साथ। यूरिया के दाम थोड़े बढ़ाए, उसमें से वजन कम कर दिया 5 किलो, ये कह करके कि इंसान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसको प्रॉब्लम रहती, इसके वजन कम कर दो ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी खराब। बड़ी बेईमानी है जनता के साथ मैडम। आज की मजदूर के साथ, खेती और मजदूर के साथ कितना बड़ा अन्याय है। उनकी जो मनरेगा की लेबर की जो प्रतिदिन की दिहाड़ी है, जो वेजेज है पर डे, वो बढ़ाने का काम नहीं हो रहा। उनको जो हमने कानून बनाया था कांग्रेस ने, मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं को, नरेगा का मनरेगा जो कानून बनाए ये यूपीए ने बनाया था और एनडीए, उस वक्त में मैं एमपी था, विरोध कर रहा था। और कोरोना में अगर नरेगा ना होती, वो कांग्रेस का बनाया हुआ कानून ना होता, तो मजदूर की बड़ी बुरी हालत हो जाती। चलिए, बेहद शुक्रिया जयप्रकाश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। हालांकि जयप्रकाश जो कि हमेशा ही अपने बेबाक अंदाज में नज़र आते हैं, आज पता नहीं क्यों
बातें तो की, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी नहीं, सब कुछ दूसरों पे डालते हुए नजर आए कि भाजपा ने षड्यंत्र से कांग्रेस को हरा दिया। लेकिन ये भी साथ में कहते हैं कि जनता है, सब जानती है। तो हम भी इस पूरे इंटरव्यू की बातों को जनता की अदालत में छोड़ते हैं कि जनता है, सब जानती है। नमस्कार।